नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। आज की कक्षा में हम बात करेंगे उसने कहा था कहानी के मूल पाठ की। पिछली वीडियो में हमने पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी के बारे में जाना था और उसने कहा था कहानी के तत्वों के आधार पर मूल्यांकन किया था। इस मूल पाठ में आप पुस्तक लेकर साथ साथ चलें अथवा स्क्रीन के साथ चल सकते हैं। किसी भी कहानी का वास्तविक आनंद हम स्वयं पढ़ें, कल्पना करते हुए पढ़ें, तभी आ सकता है। आपके पाठ्यक्रम में कुल 9 कहानियाँ रखी गई है जिन्हें आप अवश्य पढ़ें। उसने कहा था चंद्रधर शर्मा गुलेरी। जैसा कि आपको पिछले वीडियो में हमने बताया था कि 25 सालों के इस कालखंड को 5 अंकों में विभाजित किया गया कहानी में। सबसे पहला जो अंक है अमृतसर के एक बाज़ार का है, जिसमें एक लड़के 12 साल के लड़के और 8 साल की लड़की की मुलाकात होती है। कहानी की शुरुआत बड़े ही हल्के फुल्के ढंग से होती है। पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी बड़े बड़े शहरों के जो इक्के वालों की बदतमीजी के स्वर होते हैं, चिढ़े हुए स्वर होते हैं, उनकी तुलना करते हैं अमृतसर के बम्बू काट वालों की मीठी आवाज़ से। जो बात कहनी होती है उसके भी 2 तरीके होते हैं, किसी भी ढंग से वो बात कही जा सकती है। तो आरंभ करते हैं कहानी उसने कहा था। बड़े बड़े शहरों के इक्के गाड़ी वालों की जबान के कोड़ों से जिनकी पीठ छिल गई है और कान पक गए हैं, उनसे हमारी प्रार्थना है कि अमृतसर के बम्बू काट वालों की बोली का मरहम लगाएं। जब बड़े बड़े शहरों की चौड़ी सड़कों पर घोड़े की पीठ चाबुक से धूनते हुए इक्के वाले कभी घोड़े की नानी से अपना निकट संबंध स्थिर करते हैं, अर्थात गाली गलौज करते हैं, कभी राह चलते पैदलों की आंखों के न होने पर तरस खाते हैं, कभी उनके पैरों की उंगलियों के पोरों को चीत कर अपने ही को सताया हुआ बताते हैं और संसार भर की ग्लानि, निराशा और क्षोभ के अवतार बने नाके की सीध चले जाते हैं, तब अमृतसर में उनकी बिरादरी वाले तंग चक्करदार गलियों में हर एक लड्डी वालों के लिए ठहर कर सब्र का समुद्र उमड़ा कर, बचो खालसा जी, हटो भाई जी, ठहरना भाई, आने दो लाला जी, हटो बादशाह, कहते हुए सफ़ेद फेंटों, खच्चरों और बतकों, खन्ने और खोमचे और भारे वालों के जंगल में से राह खेते हैं। क्या मजाल है कि जी और साहब बिना सुने किसी को हटना पड़े। यह बात नहीं कि उनकी जीभ चलती नहीं, पर मीठी छुरी की तरह महीन मार करती हुई। यदि कोई बुढ़िया बार बार चितौनी देने पर भी लीक से नहीं हटती, तो उनकी बचनावल के ये नमूने हैं। हट जा जीणे जोगिए, हट जा कर्मा वालिए, हट जा पुत्ता प्यारिए, बच जा लंबी वालिए। समष्टि के में इनके अर्थ है कि तू जीने योग्य है, तू भाग्यों वाली है, पुत्रों को प्यारी है, लंबी उम्र तेरे सामने है, तो क्यों मेरे पहिए के नीचे आना चाहती है, बच जा। ऐसे बम्बू काट वालों के बीच में होकर एक लड़का और एक लड़की चौक की एक दुकान पर आ मिले। उसके बालों और इसके ढीले सूथने से जान पड़ता है कि दोनों सिख हैं। वह अपने मामा के केश धोने के लिए दही लेने आया था और यह रसोई के लिए बढ़िया। दुकानदार एक परदेसी से गूंथ रहा था जो शेर भर गीले पापड़ों की गड्डी को गिने बिना हटता न था। जब दुकानदार उधर व्यस्त था तभी लड़के और लड़की की बात होती है। ये जो बात है वो समाज शैली में कही गई है। लड़का शुरुआत करता है, तेरे घर कहाँ है? मगरे में। और तेरे? माझे में। यहाँ कहाँ रहती है? अतर सिंह की बैठक में, वे मेरे मामा होते हैं। मैं भी मामा के यहाँ आया हूँ, उनका घर गुरु बाजार में है। इतने में दुकानदार निपटा और इनका सौदा देने लगा। सौदा लेकर दोनों साथ साथ चले। कुछ दूर जाकर लड़के ने मुस्कुरा कर पूछा, तेरी कुड़माई हो गई? इस पर लड़की कुछ आंखें चढ़ाकर धत कहकर दौड़ गई और लड़का मुँह देखता रह गया। दूसरे तीसरे दिन सब्जी वाले के यहाँ, दूध वाले के यहाँ अकस्मात दोनों मिल जाते हैं। महीना भर यही हाल रहा। 2-3 बार लड़के ने फिर पूछा, तेरी कुड़माई हो गई? और उत्तर में वही धत मिला। एक दिन जब फिर लड़के ने वैसे ही हंसी में चिढ़ाने के लिए पूछा, तो लड़की लड़के की संभावना के विरुद्ध बोली, हाँ हो गई। कब? कल। देखते नहीं, यह रेशम से कड़ा हुआ सालू। लड़की भाग गई। लड़के ने घर की राह ली। रास्ते में एक लड़के को मोरी में ढकेल दिया, एक छाड़ी वाले की दिन भर की कमाई खोई, एक कुत्ते पर पत्थर मारा और गोभी वाले के ठेले में दूध उंडेल दिया। सामने नहाकर आती हुई किसी वैष्णवी से टकराकर अंधे की उपाधि पाई, तब कहीं घर पहुंचा। और इस प्रकार से पहला अंक समाप्त होता है। पहले अंक में 12 साल के लड़के और 8 साल की लड़की के बीच में एक जो स्नेह का हमने प्रस्फुटन देखा था, और लड़की के कुड़मई हो जाने यानी सगाई हो जाने पर किस प्रकार से लड़का कुंठित हो गया, उसकी बात है। दूसरा अंक हमें
सीधे 25 साल आगे पहुंचा देता है। इसको हम फ्लैश फॉरवर्ड कह सकते हैं कि वही लड़का देखिए आगे क्या होता है। राम राम, यह भी कोई लड़ाई है। दिन भर खंदकों में बैठे हड्डियाँ अकड़ गई। लुधियाने से 10 गुना जाड़ा और मेह और बर्फ़ ऊपर से। पिंडलियों तक कीचड़ में धंसे हुए हैं, ज़मीन कहीं दिखती नहीं। घंटे 2 घंटे में कान के पर्दे फाड़ने वाले धमाके के साथ सारी खंदक हिल जाती है और 100-100 गज धरती उछल पड़ती है। इस गैबी गोले से बचे तो कोई लड़े। नगरकोट का जलजला सुना था। यहाँ दिन में 25 जलजले होते हैं। जो कई खंदक से बाहर साफा या कोहनी निकल गई तो चटाक से गोली लगती है। न मालूम बेईमान मिट्टी में लेटे हुए हैं या घास की पत्तियों में छिपे रहते हैं। ये कथन लहना सिंह का था। और वापस बात करते हैं, ये संवाद शैली में है। लहना सिंह, और 3 दिन है, 4 तो खंदक में बिता ही दिए। परसों रिलीफ आ जाएगी और फिर 7 दिन की छुट्टी। अपने हाथों झटका करेंगे और पेट भर खाकर सो रहेंगे। उसी फिरंगी मेम के बाग में मखमल का सा हरा घास है। फल और दूध की वर्षा कर देती है। लाख कहते हैं, दाम नहीं लेती। कहती हो तुम राजा हो, मेरे मुल्क को बचाने आए हो। 4 दिन तक एक पलक नींद नहीं मिली। बिना फेरे घोड़ा बिगड़ता है और बिना लड़े सिपाही। मुझे तो संगीन चढ़ाकर मार्च का हुक्म मिल जाए, फिर 7 जर्मनों को अकेला मार कर न लौटूं तो मुझे दरबार साहब की देहली पर मत्था टेकना नसीब ना हो। पाजी कहीं के कलों के घोड़े संगीन देखते ही मुंह फाड़ देते हैं और पैर पकड़ने लगते हैं। यूं अंधेरे में 30-30 मन का गोला फेंकते हैं। उस दिन धावा किया था, 4 मील तक एक जर्मन नहीं छोड़ा था। पीछे जनरल ने हट जाने का कमान दिया, नहीं तो सीधे बर्लिन पहुंच जाते। क्यों? सूबेदार हजारा सिंह ने मुस्कुराकर कहा, लड़ाई के मामले में जमादार या नायक के चलाए नहीं चलते। बड़े अफसर दूर की सोचते हैं। 300 मील का सामना है, एक तरफ बढ़ गए तो क्या होगा? सूबेदार जी, सच है, लहना सिंह बोला, पर करें क्या? हड्डियों हड्डियों में तो जाड़ा धस गया है। सूर्य निकलता नहीं और खाई में दोनों तरफ से चंबे की वावलियों के से सोते झर रहे हैं। एक धावा हो जाए तो गर्मी आ जाए। उद्मी, उठ, सिगड़े में कोयले डाल। वजीरा, तुम 4 जने बाल्टियां लेकर खाई का पानी बाहर फेंको। महासिंह, शाम हो गई है, खाई के दरवाजे का पहरा बदल लें। यह कहते हुए सूबेदार सारी खंदक में चक्कर लगाने लगे। वजीरा सिंह पलटन का विदूषक था। बाल्टी में गंदला पानी भरकर खाई के बाहर फेंकता हुआ बोला, मैं पाधा बन गया हूँ, करो जर्मनी के बादशाह का तर्पण। इस पर सब खिलखिलाकर हंस पड़े और उदासी के बहाल फट गए। लहना सिंह ने दूसरी बाल्टी भरकर उसके हाथ में देकर कहा, अपनी बाड़ी के खरबूजों में पानी दो। ऐसा खाद का पानी पंजाब भर में नहीं मिलेगा। हाँ, देश क्या स्वर्ग है। मैं तो लड़ाई के बाद सरकार से 10 गुमा ज़मीन यहाँ मांग लूँगा और फलों के बूटे लगाऊंगा। लाड़ी होरा को भी यहाँ बुला लोगे या वही दूध पिलाने वाली फिरंगी में? चुप कर, यहाँ वालों को शर्म नहीं। देश देश की चाल है। आज तक मैं उसे समझा न सका कि सिख तंबाकू नहीं पीते। वह सिगरेट देने में हट करती है, ऑटो में लगाना चाहती है और मैं पीछे हटता हूँ तो समझती है कि राजा बुरा मान गया, अब मेरे मुल्क के लिए लड़ेगा नहीं। अच्छा, अब बोधा सिंह कैसा है? अच्छा है, जैसे मैं जानता ही ना हूँ। रात भर तुम अपने कंबल उसे उड़ाते हो और आप सिगड़ी के सारे गुजर करते हो। उसके पहरे पर आप पहरा दे आते हो। अपने सूखे लकड़ी के तख्तों पर उसे सुलाते हो। आप कीचड़ में पड़े रहते हो। कहीं तुम ना मांदे पड़ जाना। जाड़ा क्या है, मौत है, और निमोनिया से मरने वालों को मुरब्बे नहीं मिला करते। मेरा डर मत करो, मैं तो बुलेल की गढ़ के किनारे मरूंगा। भाई कीरत सिंह की गोदी पर मेरा सिर होगा और मेरे हाथ के लगाए हुए आंगन के आम के पेड़ की छाया होगी। वजीरा सिंह ने त्योरी चढ़ाकर कहा, क्या मरने मारने की बात लगाई है? मरे जर्मनी और तुर्क। हाँ भाइयों, कैसे? दिल्ली शहर ते पिशोर न जंदी, कर लेना लाऊंगा न व्यापार मड़िए, कर लेना नोएदार सोड़ा अड़िए। ओए लाना चटाका कदुए नो, कद्दू बनावे मजेदार गोरिए, हुण लाना चटाका कदुए नो। कौन जानता था कि दाढ़ियों वाले घरबारी सिख ऐसे लुच्चों का गीत गाएंगे? पर सारी खंदक इस गीत से गूंज उठी और सिपाही फिर ताजे हो गए, मानो 4 दिन से सोते और मौज ही करते रहो। इस प्रकार से दूसरा अंक समाप्त होता है। तो जैसा कि अगर आप समझ पाए हो किसी भी कहानी में ये परिवर्तन जो हुआ है, इसमें समझने की बात यह है कि ये प्रथम विश्व युद्ध का एक परिदृश्य है। देश काल वातावरण, फ्रांस की धरती पर भारतीय सेना मित्र देशों की तरफ से लड़ी थी, जर्मनी इटली का जो गठबंधन था उनके विरुद्ध। और इसमें भारतीय सेना अंग्रेज़ों की गुलाम थी, तो सिख पलटन वहाँ पर भेजी गई थी। तो ये जो लहना सिंह, वजीरा सिंह और सूबेदार हजारा सिंह, वो सारी सिख पलटन के हैं।
और आपस में इस प्रकार से बातचीत कर रहे हैं। यानी वो प्रथम विश्व युद्ध का मैदान का दृश्य है जो फ्रांस में लड़ा जा रहा है। तीसरा अंक आरंभ होता है। दोपहर रात गई है, अंधेरा है, सन्नाटा छाया हुआ है। बोधा सिंह खाली बिस्कुटों के 3 टिनों पर अपने दोनों कंबल बिछाकर और लहना सिंह के 2 कंबल और एक बरान कोट ओढ़कर सो रहा है। लहना सिंह पहरे पर खड़ा हुआ है, एक आंख खाई के मुंह पर है और एक बोधा सिंह के दुबले शरीर पर। बोधा सिंह कह रहा, क्यों बोधा भाई, क्या है? पानी पिला दो। लहना सिंह ने कटोरा उसके मुंह से लगाकर पूछा, कहो कैसे हो? पानी पीकर बोधा बोला, कंपनी छूट रही है, रोम रोम में तार दौड़ रहे हैं, दांत बज रहे हैं। अच्छा मेरी जर्सी पहन लो। और तुम? मेरे पास सिगड़ी है और मुझे गर्मी लगती है, पसीना आ रहा है। ना मैं नहीं पहनता, 4 दिन से तुम मेरे लिए। हाँ याद आई, मेरे पास दूसरी गर्म जर्सी है, आज सवेरे ही आई है, विलायत से बुन बुन कर भेज रही है मैं गुरु उनका भला करे। यूँ कहकर लहना अपना कोट उतार कर जर्सी उतारने लगा। सच कहते हो? और नहीं झूठ? यूँ कह ना ही करते बोधा को उसने ज़बरदस्ती जर्सी पहना दी और आप खाकी कोट और जीन का कुर्ता भर पहन कर पहरे पर आ खड़ा हुआ। मेम की जर्सी की कथा केवल कथा थी। इस अंश से हम समझ सकते हैं कि जो जमादार लहना सिंह हैं वह एक बीमार पड़े हुए सिपाही बोधा सिंह की रक्षा कर रहा है। बोधा सिंह को बुखार है और उस बुखार में तपते शरीर की रक्षा करने के लिए वो अपनी जर्सी भी खोल कर दे देता है और उससे का मन रखने के लिए झूठ भी बोलता है। आधा घंटा बीता, इतने से खाई के मुंह से आवाज़ आई, सूबेदार हजारा सिंह हैं। कौन? लपटन सा, हुक्म हुजूर, कहकर सूबेदार तनकर फौजी सलाम करके सामने हुआ। देखो इसी दम धावा करना होगा। मील भर की दूरी पर पूरब के किनारे में एक जर्मन खाई है, उसमें 50 से ज़्यादा जर्मन नहीं है। इन पेड़ों के नीचे नीचे 2 खेत काट कर रास्ता है, 3-4 घुमाव है, जहाँ मोड़ है वहाँ 15 जवान खड़े कराया हूँ। तुम यहाँ 10 आदमी छोड़कर सबको साथ ले उनसे जा मिलो। खंदक छीनकर वहीं जब तक दूसरा हुक्म न मिले डटे रहो, हम यहाँ रहेगा। जो हुक्म। चुपचाप सब तैयार हो गए। बोधा भी कंबल उतार कर चलने लगा। तब लहना सिंह ने उन्हें उसे रोका। लहना सिंह आगे हुआ तो बोधा के बाप सूबेदार ने उंगली से बोधा की ओर इशारा किया। लहना सिंह समझकर चुप हो गया। पीछे 10 आदमी कौन रहे इस पर बड़ी हुज्जत हुई। कोई रहना न चाहता था। समझा बुझाकर सूबेदार ने मार्च किया। लपटन साहब लहना की सिगड़ी के पास मुँह फेर कर खड़े हो गए और जेब से सिगरेट निकाल कर सुलगाने लगे। 10 मिनट बाद उन्होंने लहना की ओर हाथ बढ़ाकर कहा, लो तुम भी पियो। अब कथा में थोड़ा बदलाव आया है कि जो उनकी खंदक थी उसके बाहर एक व्यक्ति आके खड़ा हुआ है जिसको कप्तान समझा गया है और वो वास्तव में एक जर्मन जासूस था। और उसने सूबेदार हजारा सिंह जो उस पूरी खंदक का कप्तान था उसे सभी सिपाहियों के साथ एक दूसरी जगह पर हमला बोलने का आदेश दिया। मात्र 10 सिपाही रहते हैं। सभी सिपाही यहाँ पर उनकी वीरता का एक प्रदर्शन हुआ कि कोई भी पीछे रहना नहीं चाहता था। लहना सिंह भी जाना चाहता था, लेकिन बोधा सिंह जो बीमार था उसी का पिता है सूबेदार हजारा सिंह, तो हजारा सिंह ने लहना सिंह को वहीं रहने का आदेश दिया। और लेकिन जो जर्मन आया था, जो जासूस बनकर आया था अंग्रेज़ के लिबास में, वो एक गलती करता है कि 10 मिनट बाद उन्होंने लहना की ओर हाथ बढ़ाकर कहा सिगरेट देते हुए, लो तुम भी पियो। जैसा कि हम पहले देख चुके हैं कि सिख कभी भी सिगरेट या तंबाकू नहीं पिया करते। आंख मारते मारते लहना सिंह सब समझ गया। मुंह का भाव छिपाकर बोला, लाओ साहब। हाथ आगे करते ही उसने सिगड़ी के उजाले में साहब का मुंह देखा, बाल देखे, तब उसका माथा ठनका। लपटन साहब के पट्टियों वाले बाल एक दिन में ही कहाँ उड़ गए और उनकी जगह कैदियों से कटे हुए बाल कहाँ से आ गए? शायद साहब शराब पिए हुए हैं, उन्हें बाल कटवाने का मौका मिल गया। लहना सिंह ने जांचना चाहा। लपटन साहब 5 वर्ष से उसकी रेजिमेंट में थे। क्यों साहब, हम लोग हिंदुस्तान कब जाएंगे? लड़ाई खत्म होने पर। क्यों, क्या यह देश पसंद नहीं? नहीं साहब, शिकार के वे मज़े यहाँ कहाँ। याद है 5 साल नकली लड़े के पीछे हम आप जगाधरी जिले में शिकार करने गए थे। हाँ हाँ, वही जब आप खोते पर सवार हो गए। खोता यानी गधा। वहीं आप जब खोते पर सवार थे और आपका खानसामा अब्दुल्ला रास्ते के एक मंदिर में जल चढ़ाने को रह गया था। बेशक पाजी कहीं का। सामने से वह नीलगाय निकली कि ऐसी बड़ी मैंने कभी न देखी थी, और आपकी एक गोली कंधे में लगी और पुट्ठे में निकली। ऐसे अफसर के साथ शिकार खेलने में मज़ा है। क्यों साहब, शिमले से तैयार होकर उस नीलगाय का सिर आ गया था। आपने कहा था रेजिमेंट की मेस में लगाएंगे।
हाँ, पर मैंने वह विलायत भेज दिया। ऐसे बड़े बड़े सिंह 2-2 फुट के तो होंगे। हाँ, लहना सिंह 2 फुट 4 इंच के थे। तुमने सिगरेट नहीं पिया? पीता हूँ साहब, दिया सलाई ले आता हूँ, कहकर लहना सिंह खंदक में घुसा। अब उसे संदेह नहीं रहा था। उसने झटपट निश्चय कर लिया कि अब क्या करना चाहिए। अंधेरे में किसी सोने वाले से वह टकराया। कौन? वजीरा सिंह। हाँ, क्यों लहना, क्या कयामत आ गई? जरा आंख तो लगने दी होती। ये देखिए, तीसरा अंक यहाँ समाप्त होता है। लहना सिंह एक समझदार सिपाही था। उसने कुछ ऐसी विपरीत चीज़ें बताई जिससे उसे स्पष्ट हो गया कि जो जर्मन जासूस घुस आया था वो उनका वास्तविक अंग्रेज कप्तान नहीं था। जैसे कि खोते पर सवार होना, नील गाय के 2 फुट 4 इंच के सींग होना, साथ में मुसलमान खानसामा मूर्ति पर पानी पड़ा जल चढ़ाना, ये ऐसी चीज़ें थी जिससे जब कप्तान साहब ने उसकी हाँ भरी तब लहना सिंह समझ गया कि वो उनका अंग्रेज कप्तान नहीं था। चौथा अंक, होश में आओ, कयामत आई है और लेफ्टिनेंट साहब की वर्दी पहनकर आई है। लेफ्टिनेंट यानी कैप्टन साहब। क्या? लेफ्टिनेंट साहब या तो मारे गए हैं या कैद हो गए हैं। उनकी वर्दी पहनकर यह कोई जर्मन आया है। सूबेदार ने इसका मुंह नहीं देखा। मैंने देखा और बातें की है। सोहरा साफ उर्दू बोलता है, पर किताबी उर्दू, और मुझे पीने को सिगरेट दिया है। तो अब मारे गए, धोखा है। सूबेदार हो रहा कीचड़ में चक्कर काटते फिरेंगे और यहाँ खाई पर धवा होगा। उठो, एक काम करो, पलटन के पैरों के निशान देखते देखते दौड़ जाओ, अभी बहुत दूर न गए होंगे। सूबेदार से कहो एकदम लौट आए। खंदक की बात झूठ है, चले जाओ। खंदक के पीछे से निकल कर जाओ, पत्थर तक न खड़के, देर मत करो। हुक्म तो यह है कि यहीं ऐसी तैसी हुक्म की, मेरा हुक्म। जमादार लहना सिंह है जो इस वक्त यहाँ का सबसे बड़ा अफसर है, उसका हुक्म है। मैं लेफ्टिनेंट साहब की खबर लेता हूँ। पर यहाँ तो तुम 8 हैं। 8 नहीं, 10 लाख। 1 लाख, एक एक अकालिया सिख 1.25 लाख के बराबर होता है। चले जाओ। लौटकर खाई के मुहाने पर लहना से दीवार से चिपक गया। उसने देखा कि लेफ्टिनेंट साहब ने जेब से बेल के बराबर 3 गोले निकाले। तीनों को जगह जगह खंदक की दीवारों में घुसेड़ दिया और तीनों में एक तार सा बांध दिया। तार के आगे सूत की एक गुत्थी थी जिसे सिगड़ी के पास रखा। बाहर की तरफ जाकर एक दिया सलाई जलाकर गुत्थी पर रखने। अब वो मतलब खंदक में तीनों चारों तरफ बम लगा रहा था। इतने में बिजली की तरह दोनों हाथों से उल्टी बंदूक को उठाकर लहना सिंह ने साहब की कोहनी पर तान कर दे मारा। धमाके के साथ साहब के हाथ से दिया सलाई गिर पड़ी। लहना सिंह ने एक कुंदा साहब की गर्दन पर मारा और साहब अख मीन गॉट, ये जर्मन भाषा है, कहते हुए चित हो गए। लहना सिंह ने तीनों गोले बीनकर खंदक के बाहर फेंके और साहब को घसीटकर सिगड़ी के पास लेटाया। जेबों की तलाशी ली, 3-4 लिफाफे और एक डायरी निकालकर उन्हें अपनी जेब के हवाले किया। साहब की मूर्छा हटी। लहना सिंह हंसकर बोला, क्यों लेफ्टिनेंट साहब, मिजाज कैसा है? आज मैंने बहुत सारी बातें सीखी। यह सीखा कि सिख सिगरेट पीते हैं, यह सीखा कि जगाधरी ज़िले में नील गायें होती हैं और उनके 2 फुट 4 इंच के सींग होते हैं, यह सीखा कि मुसलमान खान समा मूर्तियों पर जल चढ़ाते हैं और लेफ्टिनेंट साहब खोते पर चढ़ते हैं। पर यह तो कहो, ऐसी साफ उर्दू कहाँ से सीख आए? हमारे लेफ्टिनेंट साहब तो बिना डेम के 5 लफ्ज़ भी नहीं बोला करते थे। लहना ने पतलून के जेबों की तलाशी नहीं ली थी। साहब ने मानो जाड़े से बचने के लिए दोनों हाथ जेबों में डाले। लहना सिंह कहता गया, चालाक तो बड़े हो, पर माझे का लहना इतने बरस लेफ्टिनेंट साहब के साथ रहा है, उसे चकमा देने के लिए 4 आंखें चाहिए। 3 महीने हुए, एक तुर्की मौलवी मेरे गांव आया था। औरतों को बच्चे होने के ताबीज बांटता था और बच्चों को दवाई देता था। चौधरी के बड़ के नीचे मंजा बिछाकर हुक्का पीता रहता था और कहता था, जर्मनी वाले बड़े पंडित हैं, वेद पढ़ पढ़ कर उसमें से विज्ञान चढ़लाने की विद्या जान गए हैं। गौ को नहीं मारते, हिंदुस्तान में आ जाएंगे तो गौ हत्या बंद कर देंगे। मंडी के बनियों को बहका था कि डाक खाने से रुपया निकाल लो, सरकार का राज्य जाने वाला है। डाक बाबू पोलू राम भी डर गया था। मैंने मुल्ला जी की दाढ़ी मूड दी थी और गांव के बाहर निकाल कर कहा था कि जो मेरे गांव में अब पैर रखा तो। साहब की जेब में से पिस्तौल चला और लहना सिंह की जांग में गोली लगी। इधर लहना की हेनरी मार्टिन के 2 फायरों ने साहब की कपाल क्रिया कर दी। धड़ाका सुनकर सब दौड़ाए। हेनरी मार्टिन यानी बंदूक। साहब ने जब जेब में हाथ डाले थे, उसे लगा था कि सर्दी से बचने के लिए, लेकिन उसकी जेब में जो पिस्तौल थी उससे गोली चलाई तो जांग में लगी, लेकिन उसकी भी मौत होगी वहीं। बोधा चिल्लाया, क्या है? लहना सिंह ने उसे यह कहकर सुला दिया, एक हड़का हुआ कुत्ता आया था, मार दिया। और औरों से सब हाल कह दिया। सब बंदूकें लेकर तैयार हो गए। लहना ने साफा फाड़कर घाव के दोनों तरफ पट्टियां कसकर बांधी। घाव मांस में ही था। पट्टियों के कसने से लहू निकलना बंद हो गया। इतने में 70 जर्मन चिल्लाकर खान में घुस पड़े। सिखों की बंदूकों की बाढ़ ने पहले धावे को रोका, दूसरे को रोका, पर यहाँ थे 8।
लहना सिंह तक तक कर मार रहा था और वह खड़ा था और लेटे हुए थे, और वे 70 अपने मुर्दा भाइयों के शरीर पर चढ़कर जर्मन आगे घुसे आते थे। थोड़े से मिनटों में अचानक आवाज़ आई, वाह गुरुजी की फतह, वाह गुरुजी का खालसा, और धड़ाधड़ बंदूकों के फायर जर्मनों की पीठ पर पड़ने लगे। इन मौके पर जर्मन 2 चक्की के पाटों के बीच में आ गए। पीछे से सूबेदार हजारा सिंह के जवान आग बरसाते थे और सामने लहना सिंह के साथियों के संगीन चल रहे थे। पास आने पर पीछे वालों ने भी संगीन पिरोना शुरू कर दिया। एक किलकारी और, अकाल सिखा दी फौज आई, वाह गुरु जी दी फतह, वाह गुरु जी दा खालसा, सत श्री अकाल पुरख, और लड़ाई खत्म हो गई। 63 जर्मन या तो खेत रहे थे या करा रहे थे। सिखों में 15 के प्राण गए। सूबेदार के दाहिने कंधे में से गोली आर पार निकल गई। लहना सिंह की पसली में एक गोली लगी। उसने घाव को खंदक की गीली मिट्टी से पूर लिया और बाकी का साफा कसकर कमरबंद की तरह लपेट लिया। किसी को खबर न हुई कि लहना को दूसरा घाव भारी घाव लगा है। लहना सिंह को जो पहला घाव लगा था वो जांग में लगा था, लेकिन दूसरा घाव बड़ा घातक था जो पसलियों में लगा था। अब आगे लड़ाई के समय चांद निकल आया था, ऐसा चांद जिसके प्रकाश से संस्कृत कवियों का दिया हुआ क्षयी नाम सार्थक होता है। और हवा ऐसी चल रही थी जैसे वाणभट्ट की भाषा में दंत वीणों उपदेशाचार्य कहलाती, दांत को वीणों की तरह बजने वाली बिल्कुल ठंडी ठंडी हवा। वजीरा सिंह कह रहा था कि कैसे मन मन भर फ्रांस की भूमि मेरे बूटों से चिपक रही थी जब मैं दौड़ा दौड़ा सूबेदार के पीछे गया था। सूबेदार लहना सिंह से सारा हाल सुन और कागजात पा कर वे उसकी तुरंत बुद्धि को सराह रहे थे और कह रहे थे कि तू ना होता तो आज सब मारे जाते। इस लड़ाई की आवाज़ 3 मील दाहिनी ओर की खाई वालों ने सुन ली थी। उन्होंने पीछे टेलीफोन कर दिया था और वहाँ से झटपट 2 डॉक्टर और 2 बीमार ढोने की गाड़ियाँ चली जो कोई 1.5 घंटे के अंदर अंदर आ पहुँची। फील्ड अस्पताल नज़दीक था, सुबह होते होते वहाँ पहुँच जाएंगे, इसलिए मामूली पट्टी बांधकर एक गाड़ी में घायल लिटाए गए और दूसरे में लाशें रखी गई। सूबेदार ने लहना सिंह की जांग में पट्टी बंधवानी चाहिए, पर उसने यह कहकर टाल दिया, थोड़ा घाव है, सवेरे देखा जाएगा। बोधा सिंह ज्वर में बर्रा रहा था, वह गाड़ी में लिटाया गया। लहना सिंह को छोड़कर सूबेदार जाते नहीं थे। यह देख लहना ने कहा, तुम्हें बोधा की कसम और सूबेदारनी जी की सौगंध है जो इस गाड़ी में न चले जाओ। और तुम, मेरे लिए तुम वहाँ पहुँचकर गाड़ी भेज देना, और जर्मन मुर्दों के लिए भी तो गाड़ी आती होगी। मेरा हाल बुरा नहीं है, देखते नहीं मैं खड़ा हूँ, वजीर सिंह मेरे पास है ही। अच्छा, पर बोधा गाड़ी पर लेट गया, भला आप भी चढ़ जाओ। सुनिए तो, सूबेदारनी होरा को चिट्ठी लिखो तो मेरा मत्था टेकना लिख देना, और जब घर जाओ तो कह देना कि मुझसे जो उसने कहा था वह मैंने कर दिया। यहाँ पर कहानी का शीर्षक आता है उसने कहा था, यानी कि हजारा सिंह की जो पत्नी है सूबेदारनी होरा, उसने कुछ कहा था लहना को। क्या कहा था वो हम आगे देखेंगे। गाड़ियाँ चल पड़ी थी। सूबेदार ने चढ़ते चढ़ते लहना का हाथ पकड़कर कहा, तेने मेरे और बोधा के प्राण बचाए हैं, लिखना कैसा, साथ ही घर चलेंगे, अपनी सूबेदारनी को तू ही कह देना। उसने क्या कहा था, अब आप गाड़ी पर चढ़ जाओ, मैंने जो कहा वह लिख देना और कह भी देना। गाड़ी के जाते लहना लेट गया, वजीरा पानी पिला दे और मेरा कमरबंद खोल दे, तर हो रहा है। अब वो खून बहने लगा था, वह जो घाव था और अधिक गंभीर होने लगा था। 5वां अंक अंतिम अंक, और यहाँ पर जो पूर्व दिक्ति का प्रयोग यहाँ पर हुआ है। मृत्यु के कुछ समय पहले स्मृति बहुत साफ हो जाती है, जन्म भर की घटनाएं एक एक कर सामने आती हैं, सारे दृश्यों के रंग साफ होते हैं, समय की धुंध बिल्कुल उन पर से हट जाती है। लहना सिंह को गंभीर घाव लगा है, अब वो मृत्यु की गोद में है। वजीरा सिंह की गोद में लेटा हुआ उसे सारी घटनाएं याद आती हैं। सबसे पहले याद आता वही दृश्य जो हमने कहानी के आरंभ में पढ़ा था, अमृतसर वाला। लहना सिंह 12 वर्ष का है, अमृतसर में मामा के यहाँ आया हुआ है। दही वाले के यहाँ, सब्जी वाले के यहाँ, हर कहीं उसे एक 8 वर्ष की लड़की मिल जाती है। जब वह पूछता है तेरी कुड़माई हो गई, तब धत कहकर वह भाग जाती है। एक दिन उसने वैसे ही पूछा तो उसने कहा, हाँ कल हो गई। देखते नहीं ये रेशम के फूलों वाला सालू। सुनते ही लहना सिंह को दुख हुआ, क्रोध हुआ। क्यों हुआ? वजीरा सिंह पानी पिला दे। अभी कंपन सा होने लगता हमारे भीतर, हम अनुभव करने लगते कि लहना सिंह वही वो लड़का है 12 साल का, और वो जो लड़की है वो कौन है? वजीर सिंह पानी पिला दे। 25 बरस बीत गए। अब लहना सिंह नंबर 77 राइफल्स में जमादार हो गया है। उस 8 वर्ष की कन्या का ध्यान ही न रहा, न मालूम वह कभी मिली थी या नहीं। 7 दिन की छुट्टी लेकर ज़मीन के मुकदमे की पैरवी करने वह अपने घर गया। वहाँ रेजिमेंट के अफसर की चिट्ठी मिली। मैं और बोधा
भी लाम पर जाते हैं, लौटते हुए हमारे घर होते जाना, साथ ही चलेंगे। सूबेदार का गांव रास्ते में पड़ता था और सूबेदार उसे बहुत चाहता था। लहना सिंह सूबेदार के यहाँ पहुँचा। जब चलने लगे तब सूबेदार बेड़े में से निकल कर आया। बोला, लहना, सूबेदारनी तुमको जानती है, बुलाती है, जा मिला। लहना सिंह भीतर पहुंचा। सूबेदारनी मुझे जानती है? कब से? रेजिमेंट के क्वार्टरों में तो कभी सूबेदार के घर के लोग रहे नहीं। दरवाजे पर जाकर मत्था टेकना कहा। असीस सुनी। लहना सिंह चुप। मुझे पहचाना नहीं? तेरी कुड़मई हो गई, दत्त कल हो गई, देखते नहीं, रेशमी बूटों वाला सालू। अमृतसर में भावों की टकराहट से मूर्छा खुली, करवट बदली, पसली का घाव बह निकला। वजीरा, पानी पिला, उसने कहा था। स्वप्न चल रहा है। यानी वो जो 8 साल की लड़की थी वही थी सूबेदारनी। स्वप्न चल रहा है, सूबेदारनी कह रही थी। मैंने तेरे को आते ही पहचान लिया। एक काम कहती हूँ, मेरे तो भाग फूट गए। सरकार ने बहादुरी का खिताब दिया है, लायलपुर में ज़मीन दी है, आज नमक हलाली का मौका है। पर सरकार ने हम तीमियों के घघरिया पलटन क्यों ना बना दी, जो मैं भी सूबेदार जी के साथ चली जाती। एक बेटा है। कौन बेटा है? वही बोदा सिंह। फौज में भर्ती हुए उसे 1 ही बरस हुआ। उसके पीछे 4 और हुए पर एक भी नहीं जिया। सूबेदारनी रोने लगी। अब दोनों जाते हैं मेरे भाग। तुम्हें याद है, एक दिन तांगे वाले का घोड़ा दही वाले की दुकान के पास बिगड़ गया था। तुमने उस दिन मेरे प्राण बचाए थे। आप घोड़े की लातों में चले गए थे और मुझे उठाकर दुकान के तख्ते पर खड़ा कर दिया था। ऐसे ही इन दोनों को बचाना, यह मेरी भिक्षा है। तुम्हारे आगे आंचल पसारती हूँ। रोती रोती सूबेदारनी ओबरी में चली गई। लहना भी आंसू पोंछता हुआ बाहर आया। वजीरा सिंह, पानी पिला, उसने कहा था। अब वो अंतिम क्षण चल रहे हैं उसके। लहना का सिर अपनी गोदी में रखे वजीरा सिंह बैठा है। जब मांगता है तब पानी पिला देता है। आधा घंटे तक लहना चुप रहा, फिर बोला, कौन? कीरत सिंह? वजीरा ने कुछ समझकर कहा, हाँ। वजीरा क्या समझा? कीरत सिंह लहना के भाई का नाम था और अब उसकी बिल्कुल मृत्यु के करीब आ गया था। तब वो ऐसा अनुभव कर रहा था जैसा कि वो अपने भाई की गोद में करता। एक बार उसने शायद कहा भी था कि मैं अपने भाई की गोद में मरूंगा, तो उसे ऐसा लग रहा है कि वो अपने भाई की गोद में मर रहा है। तो वजीरा ने वही कुछ समझ कर कहा, हाँ भैया, मुझे और ऊंचा कर ले, अपने पट्ट पर मेरा सिर रख ले, अपनी जांग पर मेरा सिर रख ले। वजीरा ने वैसे ही किया। हाँ अब ठीक है, पानी पिला दे। बस अब के हाड़ में ये आम खूब फलेगा। चचा भतीजा दोनों ही बैठकर आम खाना। जितना बड़ा तेरा भतीजा है उतना ही ये आम है। जिस दिन उसका जन्म हुआ था उसी दिन मैंने इसे लगाया था। वजीरा सिंह के आंसू टप टप टपक रहे थे। यह अंतिम दृश्य कुछ दिन पीछे लोगों ने अखबारों में पढ़ा। फ्रांस और बेल्जियम 68वीं सूची, मैदान में घावों से मरा नंबर 77 सिख राइफल्स, जमादार लहना सिंह। और इस प्रकार से कहानी समाप्त हो जाती है। 5 अंक। कहानी का मूल उद्देश्य वह उसी उत्कट प्रेम की एक आदर्श प्रस्तुत करना। छोटी सी उम्र में लहना सिंह और सूबेदारनी की मुलाकात हुई थी और बड़े होकर सूबेदारनी उससे भिक्षा मांगती है कि मेरे बेटे और मेरे पति की रक्षा करना। और लहना सिंह अपने प्राणों को भी दांव पर लगाकर बोदा सिंह और सूबेदार हजारा सिंह की रक्षा करता रहा। खुद घायल था लेकिन खुद गाड़ी में न गया और उस बाप बेटों को भेजा। यह होता है सच्चा प्रेम। तो विद्यार्थी इस कहानी को पढ़ेंगे, एक बार स्वयं पढ़ें, अपने क्या भाव जागृत होते हैं वो लिखें। नीचे कमेंट बॉक्स में अपना कोई प्रश्न लिख सकते हैं। साथ ही कहानी के तत्वों के आधार पर इसकी समीक्षा लिख सकते हैं। भाषा शिल्प के आधार पर हम बात कर सकते हैं कि भाषा के आधार पर किस प्रकार से इसमें विभिन्न नए प्रयोग किए गए हैं। इसमें एक फ्लैशबैक पद्धति का प्रयोग किया गया है जिसे हम पूर्व दीप्ति भी कहते हैं। इसी ढंग से हम आगे कहानियाँ पढ़ते रहेंगे। आप अपने जो भी प्रश्न हैं वो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। बहुत बहुत धन्यवाद।